वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए पॉलिटी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जिससे कि आपके एग्जाम में हर टाइम क्वेश्चंस बनते हैं। आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं। और आपका अभी फिलहाल में ही एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने जा रही है। और दोस्तों, देखना इस क्लास से आपके लिए कितना बेनिफिट मिलता है, और इस क्लास से ही आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे पॉलिटी के अंदर से। ठीक है, तो आपको ये क्लास अति आवश्यक होने वाली है और ये क्लास हर हालत में आपको लेनी है, और एक भी क्वेश्चन से इस क्लास का बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं और जो मैं आपको टॉपिक करा दिए हैं, उन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और सेशन को लाइक करें और कमेंट भी करें। और दोस्तों, अपने फ्रेंडों को बताएं कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हमारे लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल हैं और हम अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खाली है, उसमें आंसर करते रहिएगा। ठीक है, और आज मुझे आपके लिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए एमसीक्यू डायरेक्ट कराने वाला हूं। इसमें कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यक नहीं है और आप अपने एग्जाम की इन एमसीक्यू को लगाकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? कौन सा सदन है जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? जल्दी से बताइए। राज्यसभा है, लोकसभा है, या फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो स्टूडेंट, जो हमारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। कौन सा होता है बच्चा? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन लोकसभा सदन होता है। चलिए, क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर कमेंट पर लिखिएगा और जल्दी से भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत के अंदर जो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत के अंदर लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान जो है उसके किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन के रूप में किस संबंध में प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 81 में और अनुच्छेद 331 में, यानी उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे आपसे एक और बात करनी है भैया। आई फ्लू नामक एक संक्रमण है जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है, आप जरा बच के रहें। और आपके आसपास कोई है, अगर आपको लगता है कि आई फ्लू उसके लिए है, तो आप उससे बच कर रहें, आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करें और ब्लैक चश्मा ले लें और उसे लगा कर रहें। आपका हाल ही फिलहाल में सीएचएसएल का एग्जाम होने जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आपके लिए, तो अपनी सेफ्टी कर रखें। आई फ्लू से बिल्कुल बचें और अपनी सेफ्टी करें। और भैया चश्मा जरूर ले लें, बाहर जाएं तो ब्लैक चश्मा जरूर लगा के जाएं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो हमारा संविधान है उसमें मूल संविधान में
जो हमारा मूल संविधान है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो स्टूडेंट्स 500 निर्धारित की गई है मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन, जो 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो 31वें संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? 545 निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो यस सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि सर हमें समझ आ रहा है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जो हमारी लोकसभा है उसकी ज्यादा से ज्यादा यानी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है डियर स्टूडेंट्स? 552 हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों की राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? भैया यहाँ से क्वेश्चन आवश्यक बनेगा आपके एग्जाम में और इस सेशन को बड़े ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझना है। मैं 100% श्योर हूँ इस क्वेश्चन से जो मैं आज का इस सेशन लेकर आया हूँ इनसे अवश्य आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। चलिए बताइएगा वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो कितने सदस्यों को निर्वाचित करती है? 530 सदस्यों को वर्तमान में लोकसभा के 530 सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? जो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्र हैं उनकी जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13। ठीक है, कितने? 13। ये क्वेश्चन याद रखनी है, एक एक क्वेश्चन को भूलना नहीं है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके एग्जाम को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदायों के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय है कि कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहले भी कराया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये राष्ट्रपति टॉपिक जब कराया था तब भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। ठीक है, और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया था, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है। तो कितने होते हैं? 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हाल ही फिलहाल के एसएससी CHSL एग्जाम में, और ये देख लेना किसी ना किसी शिफ्ट में ये छपा मिलेगा क्वेश्चन, और मैं यहीं पर आपको बताऊंगा कि मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो सारे के सारे आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो बताइए वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो कितनी है? 545 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या 545 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब पूछा है कि किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 331 यानी भैया आर्टिकल 331 के तहत आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? देखो 3 क्वेश्चन बन गए हैं और तीनों के तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ ये यहाँ से इंपोर्टेंट बनेंगे और आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में छपे मिलेंगे। तो बताइएगा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की
की शक्ति किसके पास होती है? तो भैया किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जो लोकसभा है उसमें राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो भैया जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। जल्दी से बताइए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। भैया किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, स्टार मार्क कर लीजिए इस पर कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए 1971 की जनगणना पर आवंटन आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी का एक और इंपोर्टेंट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी या किस सन में किया गया था? तो किस में किया गया था भैया? 1972 में किया गया था। 1972 में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार 1972 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? जो 1971 की जनगणना पर आधारित है यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो किस वर्ष तक रहने वाला है भैया? 2026 तक रहने वाला है। सन 2026 तक ये रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? जो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं वो निम्न में से किस प्रकार होते हैं? तो किस प्रकार होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। किस प्रकार होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रकार के होते हैं। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? तो कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है भैया? 7.5 लाख। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? जो हमारे एससी और एसटी जनजाति यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो भैया कितने? 131। कितने? 131 सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। टिक कीजिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं पर ये क्वेश्चन ऐसे हैं हाल ही फिलहाल में किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भैया कब हुआ था? 1952 में लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ये आपके लिए पता होना चाहिए और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है भैया? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अभी सबसे छोटे की बात हुई थी जो लक्षद्वीप है, अब सबसे बड़े की बात हो रही है तो कौन सा है? मलकागिरी है। भैया याद रखना है, सबसे बड़ा मलकागिरी और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है।
चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो कौन सा है? 7वां तथा 31वां। कौन सा? 7वां तथा 31वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो लोकसभा है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो किस प्रकार से चुने जाते हैं भैया? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा का मतलब समझते हैं जो जनता द्वारा चुनाव किया जाता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, निर्वाचन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। इसका पार्ट 1 मैं आज लेकर आया हूं और इसका पार्ट 2 आपके लिए कल मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं अपनी क्लास में नहीं कराता हूं, फिर ज्यादा बड़ी क्लास हो जाती है और आप देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको? एंग्लो इंडियन को, ठीक है। एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर आता है तो, नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूं, आपको अच्छे से समझना है और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर कर आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? जल्दी से बताइए कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। कल से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, उसमें बेहद इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए हर हालत में लेना है। चलिए जल्दी से बताइएगा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो कितने निर्वाचित कर लोकसभा में प्रतिनिधि को भेजता है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली? तो 7, ठीक है। कितने? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में जरूर बनेगा ये। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? जल्दी से बताइए किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1952 में आयोजित हुआ था लोकसभा का प्रथम अधिवेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा संसद के अंग कौन कौन से हैं? जल्दी से बताइएगा संसद के अंग कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा क्या संसद का अंग है? राष्ट्रपति संसद का अंग है? लोकसभा संसद का अंग है? जी हाँ भैया, ये तीनों ही अंग संसद के होते हैं और इन तीनों को ही मिलाकर हमारी संसद तैयार होती है। तो ऑप्शन ए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। इन तीनों को मिलाकर हमारी संसद तैयार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? जल्दी से बताइए। माध्यम सदन, मध्यम सदन कहा जाता है, या अति उच्च सदन, या निम्न सदन, या उच्च सदन? जल्दी से बताइएगा लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं। आज रात, ठीक है, कब? 1 अगस्त यानी आज रात को मैं 10 बजे लाइव आ रहा हूं आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर, ठीक है। हम सारे के सारे जितने इंपोर्टेंट एमसीक्यू आपके एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले हैं उन्हें सारे के सारे कवर करने वाले हैं और टॉपिक वाइज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा आज के एमसीक्यू, ठीक है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं आपके सीएचएसएल एग्जाम में विटामिन है, लोक नृत्य है
और स्टूडेंट्स आपके पुरस्कार हैं, खेल से हैं, ठीक है। काफी ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें आपको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं सभी टॉपिक को लेकर मैं आज रात 10 बजे लाइव आ रहा हूं, आपको आना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को ध्यान कर कर रात 10 बजे सभी को रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आना है और अपनी तैयारी को चांद लगाना है, ठीक है। अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो सभी बच्चे आज रात 10 बजे लाइव जुड़ेंगे रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट्स को आना है क्योंकि कल से ही आपका एग्जाम है और जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं वो देखना आपके एग्जाम में कितना हेल्पफुल रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आज रात 10 बजे सभी को रीपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइएगा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से और ये 100% मैं श्योर हूं आपके CHSL एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अपने माइंड में छाप लीजिएगा और याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने? 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है लोकसभा में राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइएगा भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइएगा भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्टूडेंट जो भारत के लोकसभा पहले, ठीक है, जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है तो स्टूडेंट्स ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? तो स्टूडेंट्स जो लोकसभा स्पीकर बोलते हैं उसी को लोकसभा अध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं वर्तमान में, ठीक है। कौन है वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में ये लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है लोकसभा के? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जो हमारी लोकसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो स्टूडेंट्स कौन थी? मीरा कुमार, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। मीरा कुमार हमारी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और ये कब अपने पद पर ग्रहण किया? इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था? 3 जून। कब? 3 जून 2009 को, ठीक है, 3 जून 2009 को लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था और ये निर्विरोध अपना पद इन्होंने ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? जो हमारा लोकसभा है उसका जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे किसके द्वारा चुना जाता है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा सदस्यों द्वारा उसे चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जल्दी से बताइएगा। तो किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष।
स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा, ठीक है। जिस जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स से कहना है। और आज रात 10 बजे सभी को लाइव आना है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए पीपीटी बनाने की, आपके लिए एमसीक्यू बनाने की, ठीक है। एक एक ऐसा एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स को आना है रात 10 बजे लाइव, ठीक है। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आज रात 10 बजे एसएससी सीएचएसएल पर महाबार होने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? जल्दी से बताइएगा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर, ठीक है। तो लोकसभा को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति है, और किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं, ठीक है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स कब कराया गया था? भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951 से 1952 के बीच में लोकसभा का पहली बार लोकसभा चुनाव कराया गया था। कब? 1951 1952 में लोकसभा का प्रथम चुनाव कराया गया था। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, ठीक है। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं। भैया कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं लोकसभा में, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, सभी स्टूडेंट्स को सेशन समझ आ रहा है? अगर क्वेश्चन माइंड में छप रहा है तो जल्दी से यस सर लिखिएगा और बताइएगा कि सेशन सर अच्छा लग रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन हमें समझ आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अभी बताया है, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीट हैं लोकसभा में। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी? 80 सीट हैं। चलिए बताएगा मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो भैया मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीट हैं। कितनी? 29 सीट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा नागालैंड सिक्किम मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? नागालैंड सिक्किम मिजोरम में लोकसभा की कितनी संख्या है? तो स्टूडेंट सभी को याद रखना है, नागालैंड सिक्किम मिजोरम में एक एक लोकसभा की सीट है। कितनी? एक एक लोकसभा की सीट है, कुल एक एक ही सीट है लोकसभा की। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन सी सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा के सदस्यों की 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा क्या कहा जाता है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो डियर स्टूडेंट शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे शून्यकाल कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सभी को सारे के सारे क्वेश्चन समझने हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आपका एग्जाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बताइएगा धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक बिल है उसको कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो स्टूडेंट्स लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक बिल को। चलिए आगे बात करते हैं,
हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? ठीक है, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? तो कौन से सभा का? लोकसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन से सभा का अध्यक्ष करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, कौन से लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि धन विधेयक है या नहीं? चलिए आगे बात करते हैं कि लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो स्टूडेंट्स, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहां किया जाता है? ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए कि भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहां किया जाता है? तो कहां किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, कहां पर? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? जो लोकसभा का चुनाव होता है उसका अधिकार किसको प्राप्त होता है? उसकी घोषणा का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति को उसका अधिकार प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के जो 17वें वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? अभी मैंने बताया था, तो कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है? ओम बिरला जी हैं। कौन है स्टूडेंट? जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला हैं। ये अपना पद इन्होंने कब ग्रहण किया? तो 19 जून 2019 को। कब? 19 जून 2019 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। ठीक है, कब? 19 जून 2019 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जल्दी से बताइएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्टूडेंट सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से बताइएगा, भारत के प्रथम मुख्य आयुक्त चुनाव कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से बताइएगा, कौन है? सुशील चंद्रा हैं। कौन है स्टूडेंट? सुशील चंद्रा हैं। जो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा हैं, और इन्होंने 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 2021 को, कब? 13 अप्रैल 2021 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। चलिए आगे बात करते हैं, तो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद में हमारी क्लास यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन दे दूं, आज रात 10 बजे सभी को लाइव आना है, क्योंकि मैं एसएससी सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आ रहा हूं। फिर से हमारी एक मैराथन होगी, फिर से हमारी सीएचएसएल के लिए एक जंग होने जारी है, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को आना है। ठीक है, जंग लड़ना है तो अपने किससे लड़ो? अपने एग्जाम से लड़ो, अपने एग्जाम की तैयारी से लड़ो। उसी के लिए हम जंग लेकर आ रहे हैं आज रात 10 बजे। ठीक है, कब आ रहे हैं? आज रात 10 बजे लाइव आ रहे हैं हम। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को आना है, अपने फ्रेंडों को अभी से बता दें कि आज रात 10 बजे फिर से रिपॉइंट क्लासी यूट्यूब चैनल पर दिलीप सर लाइव आ रहे हैं हमारे सीएचएसएल एग्जाम को लेकर। ठीक है, चलिए बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो किसका था? बलराम जाखड़ का था। किसका स्टूडेंट्स? बलराम जाखड़ का था। कब से कब तक रहा इनका? 22 जनवरी से, कब से? 22 जनवरी से। ठीक है, अभी बात करते हैं कब से कब तक? 22 जनवरी 1980। ठीक है, 22 जनवरी 1980 से
22 जनवरी 1980 से और इनका 18 दिसंबर 1900, ठीक है, 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। कब तक? 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक हमारे बलराम जाखड़ जी का, जो हमारे भारत के कौन थे, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने अपने पद पर अपना कार्यकाल संभाला है, ठीक है, अपना पद इन्होंने संभाला है। किसने? बलराम जाखड़ जी ने, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो ठीक है, इनका नाम याद रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल संभालने वाले, सबसे ज्यादा लंबा समय कार्यकाल इनका रहा है। किसका? बलराम जाखड़ जी का, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी क्लास आज की समाप्त होती है और आपके लिए 10 बजे आना है, भूलना नहीं है किसी को भी। लाइव आना है 10 बजे रिपॉइंट क्लासी यूट्यूब चैनल पर, आज रात 10 बजे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और कमेंट करना है कि सर हमें समझ आता है सारे के सारे क्वेश्चन और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। थैंक यू।